Okay, good evening everyone. My name is Zainab Ansari and I am your biology mentor. और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से। जब हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में, तो हमारा ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमें पता है डीएनए क्या है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल क्या है डीएनए का, बेस पेयर्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। तो मैं एक थोड़ा सा मोटा सा आपको बता देती हूँ पहले डीएनए क्या है और उसको पैक करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है और इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए पे जाने से पहले मैं आपको मोटा मोटा सा बता देती हूँ डीएनए क्या है। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। बहुत लंबा 2 थ्रेड्स से मिलके बना हुआ एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऐसे गया, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इसके साथ हेलिक्स बना रहा है, ये गया दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इन दोनों के बीच में बेसेस होते हैं और उन बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है। ये बेस पेयर्स है जो मैं फिलहाल बना रही हूँ, ये बेस पेयर्स है और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है। ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर हो गया हमारा डीएनए का। अब हर एक सेल में पाया जाता है डीएनए। सेल के कौन से पार्ट में पाया जाता है? वेरियस सेल्स है हमारे पास, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कैसे प्लेस्ड है, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कैसे प्लेस्ड है, वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए बिना किसी न्यूक्लियस के, बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट है। बट यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए एक, सपोज कीजिए ये आपकी सेल है, यूकैरियोटिक सेल, ये आपका न्यूक्लियस है और डीएनए कहाँ है? इसके अंदर प्रेजेंट है। ये लॉन्ग पॉलीमर इसके अंदर प्रेजेंट है। बट अगर ये यूकैरियोटिक सेल की बात है, यूकैरियोटिक सेल, बट अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, उसके अंदर डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है। बट फिर भी दोनों के अंदर पैकेजिंग होती है, चाहे डीएनए न्यूक्लियस के अंदर एनक्लोज्ड है यूकैरियोटिक सेल में, चाहे डीएनए न्यूक्लियस के अंदर एनक्लोज नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। और कुछ सेल्स तो नहीं, कुछ एंटिटीज ऐसी भी हैं जैसा कि वायरसेस, उनमें पैकेजिंग होती ही नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में भी होती है, बट कुछ जैसे वायरसेस वगैरह है उनमें पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सेलुलर एंटिटीज़ है, उनमें है ही नहीं सेल या न्यूक्लियस, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो हमने क्या हम करने जा रहे हैं, इस लॉन्ग पॉलीमर को इस न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से रखा गया है और उसके लिए ही पैकेजिंग की ज़रूरत है, हम वो देखने जा रहे हैं। ओके फाइन। पैकेजिंग का मतलब क्या है? पैकेजिंग का मतलब है किसी चीज़ को कम स्पेस में रख देना। फॉर एग्जांपल ये कपड़ा है, मैंने आपसे बोला इसको पैक कीजिए, तो आप ऐसे तो पैक नहीं कर देंगे ना, आप इसकी तह बनाएंगे, पहले इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद आप इसको किसी चीज़ के अंदर रखेंगे, हो गया ना कम स्पेस। ऐसे ही डीएनए की अगर मैं बात करूं तो हम सबसे पहले ह्यूमन सेल्स में ही देखते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में ही देखते हैं डीएनए का साइज क्या है और न्यूक्लियस का साइज क्या है, तब जाके हमें पता चलेगा पैकेजिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। फाइन, ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें ये हो गया आपका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻6 मीटर। न्यूक्लियस का साइज यूकैरियोटिक सेल में या ह्यूमन सेल में या एनिमल सेल में 1 माइक्रोमीटर बताया गया है, 10⁻⁻6 मीटर। और डीएनए का साइज सुनो, यू विल बी श्योर, साइज ऑफ दिस डीएनए इज नियर अबाउट 2.2 मीटर। इस डीएनए का साइज है 2.2 मीटर। अब आप सोचो 1 माइक्रोमीटर में 2.2 मीटर का ये इतना लंबा हेलिकल थ्रेड कैसे अंदर फिक्स रहता है, क्या किया गया है उसके साथ ऐसा जो ये फिक्स रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बताते हैं क्यों, कैसे फिक्स हुआ है, क्या हुआ है, क्यों जरूरत पड़ी। तो यही वजह थी कि डीएनए को पैक करने की जरूरत इसलिए पड़ी थी, बिकॉज ऑफ द साइजेस। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड साइज ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज in comparison to the size of the nucleus. So we have to pack it
उससे पहले डीएनए का थोड़ा नेचर जान लो, डीएनए का नेचर क्या है और किस तरह से पैक करेंगे। डीएनए जैसा कि आप जानते हैं, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का केमिकल नेचर क्या हो गया? एसिडिक। डीएनए का केमिकल नेचर क्या हो गया? एसिडिक। और इसके ऊपर ऐसा बताया जा रहा है कि इसके ऊपर डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज किस वजह से है? बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट। किसकी वजह से है नेगेटिवली चार्ज डीएनए? फॉस्फेट जो इसके अंदर प्रेजेंट है उसकी वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। उसके ऊपर वो एसिडिक है नेचर में, तो उसको किसी चीज़ के साथ कंबाइन करने के लिए, पैक करने के लिए हमें अगर कोई चीज़ चाहिए तो उसके ऑपोजिट चाहिए नेचर में। डीएनए एसिडिक है नेचर में, हमको कोई चीज़ उसको पैक करने के लिए चाहिए, वो बेसिक चाहिए। क्या चाहिए? बेसिक चीज़ चाहिए। और बेसिक क्या है? बेसिक प्रोटीन्स हैं। ये बेसिक प्रोटीन्स हैं एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। तो हमारा ये डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाए, इसके लिए हमने इस किन चीजों की हेल्प ली है? बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स की हेल्प ली है। उसको पैक करने की वजह मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम आगे चलते हैं, पैकेजिंग कैसे होगी, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स क्या है। दीज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स आर हिस्टोन प्रोटीन्स। इनका नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स। ये हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक है नेचर में। अब आप मेरे को ये बताओ कि कोई भी प्रोटीन बेसिक कब होगा नेचर में? प्रोटीन का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? प्रोटीन किस चीज से बने होते हैं? अमीनो एसिड्स से। और अमीनो एसिड्स हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो इसका मतलब जो बेसिक प्रोटीन्स हैं, पैकेजिंग में यूज किए गए जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो बेसिक है नेचर में बिकॉज ऑफ द बेसिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन देम। कौन से दो बेसिक अमीनो एसिड्स इनके अंदर ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है? बेसिक अमीनो एसिड्स, दो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, लाइसीन एंड आर्जिनिन। और भी अमीनो एसिड्स इनके अंदर प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर और भी अमीनो एसिड्स हैं, बट लाइसीन और आर्जिनिन एक्सेस में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन्स का नेचर हो गया है बेसिक नेचर। तो लाइसीन और आर्जिनिन की वजह से हिस्टोन प्रोटीन। और ये क्वेश्चन है नीट का PYQ है दैट व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक नेचर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो आंसर क्या हुआ? लाइसीन एंड आर्जिनिन। क्वेश्चन एक और बन सकता है इसमें आपसे, अगर पूछने लगे कि हिस्टोन प्रोटीन्स में क्या सिर्फ लाइसीन और आर्जिनिन प्रेजेंट है या कोई और अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं है? भाई और भी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, पर बेसिक अमीनो एसिड्स एक्सेस में है, इसीलिए ये बेसिक है नेचर में और इसीलिए इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बेसिक अमीनो एसिड का मतलब क्या है बेसिकली? चलो अमीनो एसिड ये हो गया हमारा एक अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड है। अगर इसको आपको बेसिक बताना है तो उसका मतलब क्या है? इसके पास NH2 ग्रुप ज्यादा है, COH ग्रुप कम है, एसिडिक ग्रुप कम है और एमाइन ग्रुप ज्यादा है। ये बेसिक अमीनो एसिड हो गया हमारा। ये तो इसका मतलब लाइसीन और आर्जिनिन के पास जब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा गया तो लाइसीन और आर्जिनिन के पास में एसिडिक ग्रुप से ज़्यादा बेसिक ग्रुप है, इसीलिए उनका नेचर बेसिक है। और हिस्टोन प्रोटीन्स का नेचर भी इसीलिए बेसिक हो गया है। अब हिस्टोन प्रोटीन्स कई तरह के हैं, डीएनए पैकेजिंग में जो यूज हो रहे हैं वो कई तरह के प्रोटीन्स हैं। देख लेते हैं कितने तरह के प्रोटीन्स हैं। सबसे पहले एक नाम है H1, H4 हिस्टोन, H1, H2A, H2B, H3, H4, इतना तरह के हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। तो कैसे कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, कौन कौन पैकेजिंग में यूज हो रहा है? तो पैकेजिंग में इसमें से ये चार यूज हो रहे हैं, H2A, H2B, H3, H4। और H1 का देखेंगे बाद में क्या काम है। सपोज कीजिए ये हो गया एक H2A, ये हो गया आपका H2B, ये हो गया आपका H3
और ये हो गया आपका H4। हर किसी के दो दो मॉलिक्यूल्स ले लो आप। H2A भी दो हो गया आपके पास, H2B भी दो हो गया, H4 भी आपको कितना है, दो है, H3 भी कितना है, दो है। टोटल मिला के 8 मॉलिक्यूल्स बन गए कि नहीं बन गए? दो H2A, दो H2B, दो H3, दो H4 मिला के कितने मॉलिक्यूल्स बन गए? 8 मॉलिक्यूल्स बन गए। तो क्या मैं इसको ऐसा बुला सकती हूँ, ऑक्टामर, बिकॉज ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। और ऑक्टामर किसका ऑक्टामर है? ये हिस्टोन प्रोटीन्स का। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है इसको हम बुला रहे हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बुला रहे हैं इसको? हिस्टोन ऑक्टामर। दोबारा से हिस्टोन को एक बार समराइज कर देते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स आर द प्रोटीन्स विच आर यूज्ड फॉर द पैकेजिंग ऑफ डीएनए सो दैट इट कैन बी केप्ट इनसाइड दैट स्मॉल साइज्ड nucleus. Okay, histone proteins are basic in nature because of the excess of 2 amino acids, lysine and arginine. There are 5 types of histone proteins: H1, H2A, H2B, H3, H4. 4 इनमें से इन्वॉल्व हो रहे हैं मेन पैकेजिंग में। मेन पैकेजिंग मतलब लो लेवल पैकेजिंग। ये लोअर पैकेजिंग है डीएनए की। हायर क्या है वो भी बात करेंगे अभी। ये लोअर पैकेजिंग है डीएनए की। 4 इसमें से यूज हो रहे हैं। 4 में से हमने चारों के मॉलिक्यूल्स को दो दो ले लिया है और हमारे पास बन के तैयार हो गया है एक हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, अब इस हिस्टोन ऑक्टामर को डीएनए के साथ में कैसे जोड़ा है ताकि वो छोटा हो सके साइज में, वो हम देखते हैं। H1 क्या करता है? अच्छा, वो भी अभी हम देखते हैं। रब करना पड़ेगा ये। इस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड आपका जो डीएनए है वो आप रैप करवाते हैं। सोचो एक रस्सी है खुली हुई और एक रस्सी पे, उसी रस्सी पे आपने जगह जगहों पे बॉल्स बांध दिए हैं, और तो वो रस्सी का साइज छोटा होगा कि नहीं होगा? मैं दिखाती हूँ आपको। ये हो गया आपका हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर। इस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड आपका डीएनए ऐसे रैप करता है, यहां से लेकर के यहां तक। ये आपका डीएनए एक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप्ड है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो कितना डीएनए इसके ऊपर रैप हुआ है, तो वो भी हम बता सकते हैं। ये नियर अबाउट 200 बेस पेयर है डीएनए। जितना डीएनए इसके अंदर रैप हुआ है, कितना बेस पेयर है? नियर अबाउट 200 base pairs are wrapping around one histone octamer. अब बात करेंगे H1 की। H1 क्या करता है? H1 इसको ये मान लो आप सील कर देता है। जब एक रस्सी में आपने बॉल को बांधा है तो वो तो खुल जाएगी। कैसे रस्सी बॉल के ऊपर रुक सकती है? तो उसको चिपकाने के लिए किसी चीज को तो जरूरत पड़ेगी ना आपको। तो वो जो चिपकाने के लिए काम कर रहा है वो काम कर रहा है H1। तो H1 का रोल क्या हुआ? सीलिंग कर रहा है ये डीएनए की। सीलिंग ऑफ द, ये क्या है स्ट्रक्चर? किसकी सीलिंग कर रहा है? सीलिंग ऑफ द, ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। कौन सा स्ट्रक्चर को? एक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर 200 बेस पेयर्स डीएनए रैप हो रहे हैं और उसको मेक श्योर कर दिया है कि ये पूरी तरह से इसमें इसके साथ चिपका हुआ है H1 ने, और इस स्ट्रक्चर को हमने बोला है न्यूक्लियोसोम। आई होप आई एम क्लियर व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए रैपिंग अराउंड वन हिस्टोन ऑक्टामर कॉन्स्टिट्यूट वन न्यूक्लियोसोम। यहाँ से क्वेश्चन क्या है? यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं? सबसे पहले तो पूछ लेगा हिस्टोन ऑक्टामर में कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। तो H2A, H2B, H3, H4 के दो दो मॉलिक्यूल्स। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से? कितने बेस पेयर्स हैं एक न्यूक्लियोसोम में? कितने बेस पेयर का डीएनए? तो 200 बेस पेयर। फिर पूछ लेंगे आपसे कि व्हाट H1 बाइंडिंग शोज ऑन अ न्यूक्लियोसोम। इट शोज दैट डीएनए इज कंप्लीटली पैक्ड। डीएनए पूरी तरह से न्यूक्लियोसोम बन चुका है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और बने हुए। 200 बेस पेयर वाला क्वेश्चन तो आया हुआ है, इट इज अ PYQ। ओके फाइन। अभी पूरा डीएनए कैसे इसके अराउंड है हिस्टोन ऑक्टामर्स के, वो देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपका डीएनए, यहाँ पे आपने प्लेस किए हुए हैं हिस्टोन ऑक्टामर्स। ये रहा एक हिस्टोन ऑक्टामर, ये रहा दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर, ये रहा तीसरा हिस्टोन ऑक्टामर। तो आपने इसको, ये इसके ऊपर से गया,
फिर इसके ऊपर से, फिर इसके ऊपर से डबल कर देते हैं, इसको डबल स्ट्रैंड में कर देते हैं। अब आप मुझे ये बताओ डीएनए का साइज छोटा होगा कि नहीं होगा? अभी तो मैंने आपको सिर्फ इतना सा दिखाया है, बाकी आगे चल के अभी ये बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है इसका साइज, ये बहुत ज़्यादा कॉल्ड होने वाला है। ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसा कि बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, एक धागे के ऊपर मोती जैसा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है? धागा क्या है? डीएनए, और मोती कौन है? हिस्टोन ऑक्टामर्स। तो ये वाला जो डायग्राम है ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक्चर, और क्वेश्चन आया हुआ है उस पे बेस्ड। जो ऐसा सा पिक्चर है एनसीईआरटी में, ऐसा सा पिक्चर है, ये आपका हो गया वो, और ये हो गया आपका स्ट्रिंग, और ये हो गए बीड्स आपके स्ट्रिंग पे। पूछा हुआ है ये स्ट्रक्चर क्या बताता है, तो ये स्ट्रक्चर क्या बताता है? ये सब क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए, या आप कह सकते हो न्यूक्लियोसोम्स। क्या है ये सब? न्यूक्लियोसोम्स। तो अभी इस स्ट्रक्चर को आप डीएनए तो नहीं बोल सकते, तो क्या बोलोगे इस स्ट्रक्चर को आप? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, तो क्रोमैटिन क्या है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग क्या है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर्स। स्ट्रिंग क्या है? डीएनए। तो इस डीएनए को अगर सपोज करो आप, ये इसके अराउंड रैप नहीं होता तो कितना लंबा होता साइज में, और जब इसके अराउंड रैप हो गया है तो सोचो इसका साइज कितना छोटा हो जाएगा। उसके बाद फर्दर कॉइलिंग होती जाएगी, इसकी कंडेंसेशन होगा बहुत ज़्यादा। अभी हम देखते हैं इसका साइज, दिखाते हैं कैसे और छोटा छोटा होता जा रहा है। चलिए देखते हैं। ये याद रखो कि ये हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक है नेचर में, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और डीएनए हमारा एसिडिक है नेचर में, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दिखाते हैं आपको कैसे कंडेंसेशन हो रहा है या कैसे कॉइलिंग हो रही है इस डीएनए के थ्रेड की अराउंड दी हिस्टोन ऑक्टामर्स। ये रहा हमारा डीएनए, आपने इसको स्टार्ट किया कॉइल करना, या आपने इसको स्टार्ट किया कंडेंसेशन बोलते हैं इसको, जब डीएनए हिस्टोन्स के अराउंड रैप करके कॉइल करता है अपने आप में ही, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसने यहाँ से कॉइलिंग करना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे कॉइल होना शुरू हुआ, इसके ऊपर बीड्स और स्ट्रिंग आपको नजर आ रहा है, कॉइलिंग होती गई होती गई होती गई। उसके बाद इसकी कॉइलिंग स्टार्ट हुई बहुत हाई लेवल की। उसके बाद कॉइलिंग इतनी ज्यादा हो गई कि इसने अपने आप को एक शेप दे दी, एक शेप में दिखाई दे रहा है। अब आपको डीएनए इतना ज्यादा कॉइल हो गया, इतना ज्यादा कंडेंस हो गया कि आपको डीएनए अब किसी थ्रेड के रूप में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। डीएनए अब आपको एक शेप में नजर आ रहा है। देखिए ध्यान से, ये अगर इस जगह आपसे पूछे ये क्या स्ट्रक्चर है तो आप बोलोगे डीएनए। फिर यहाँ पे आपसे कोई पूछे जहाँ पे बीड्स और स्ट्रिंग नजर आ रहा है तो आप क्या बोलोगे? क्रोमैटिन। तो फिर आपसे पूछेगा ये वाला क्या है, तो ये वाला जो है ये इसका नाम है यूक्रोमैटिन, और आगे जाके जब इसका कंडेंसेशन बढ़ रहा है तो इसका नाम है हेट्रोक्रोमैटिन। और ये जो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म आपको नजर आ रही है डीएनए की, व्हाट इज दिस? दिस इज क्रोमोसोम। ये है आपका क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम इज द हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। देखें ध्यान से पीछे, ये डीएनए में हिस्टोन ऑक्टामर्स आए और थोड़ी सी कॉइलिंग हुई तो यूक्रोमैटिन, कॉइलिंग उससे ज्यादा हुई तो हेट्रोक्रोमैटिन, फिर इतना ज्यादा कंडेंस हो गया कि आपको एक शेप नजर आने लगी डीएनए की, तो ये बन गया आपका क्रोमोसोम। अभी कोई आपसे पूछे कि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा है इनमें से प्रेजेंट, तो आप वो हमें देखना है कौन सा प्रेजेंट है। अगर मैं सेल की बात करूं, सपोज कीजिए ये सेल है, इस सेल के अलग अलग फेजेस होते हैं, सेल के अंदर अलग अलग फेजेस होते हैं। तो देखते हैं क्या है, सेल की जो लाइफ साइकिल है उसमें अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसा कि एक फेज हो गया G1, दूसरा फेज हो गया S, तीसरा फेज हो गया G2, और भी फेज है, M फेज भी होता है, बट फिलहाल मैं इनकी बात कर रही हूँ। तो इस G1 फेज में आपको डीएनए की कौन सी फॉर्म नजर आएगी, S फेज में कौन सी फॉर्म नजर आएगी, G2 फेज में कौन सी फॉर्म नजर आएगी। तो अगर मैं G1 की बात करूं तो यहाँ पे डीएनए आपको क्रोमैटिन के रूप में नजर आएगा। क्या बोलेंगे?
G2 में भी क्रोमेटिन। S की बात करूं, S में डीएनए क्रोमेटिन तो जरूर है, ये रहा क्रोमेटिन, हाईली कंटेंस, पूरी तरह से उलझा हुआ, पूरी तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर। बट S में सपोज कीजिए आपको किसी ने बोला कि आपको डीएनए का कोई प्रोसेस करवाना है, सपोज कीजिए ये ऐसे है, पूरा ऐसे है, और आपके पास में एक कस्टमर आता है, वो कहता है आप मेरे को ये दिखा दो कपड़ा, तो क्या आप उसको पूरा खोल के दिखाओगे? या कोई साड़ी है आप उसको पूरा खोल के दिखाओगे? तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा खोलोगे और दिखा दोगे। वैसे ही एस फेज में डीएनए के अंदर कुछ प्रोसेस होता है जिसमें कंडेंस्ड फॉर्म नहीं रह सकती। वो प्रोसेस क्या है? रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए का डीएनए से ही कॉपी बनता है, तो डीएनए का डीएनए से कॉपी बनने के लिए डीएनए को क्रोमेटिन से वापस डीएनए की फॉर्म में आना होगा, ओपन होना होगा, अपने आप को ओपन करेगा और फिर इसकी कॉपीज बन जाएंगी, इसकी कॉपी बनेगी इसके साथ साथ, और कॉपी बनने के बाद फिर से ये कंडेंस हो जाएगा। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, जब डीएनए किसी प्रोसेस से गो थ्रू करता है तो डीएनए रहेगा ये, और किस फेज में, अपनी सेल साइकिल के किस फेज में डीएनए गो थ्रू करता है किसी प्रोसेस से? एस फेज में। एस का मतलब ये सिंथेसिस है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। और अगर आपसे कोई बात करें G1 फेज में सेल साइकिल के डीएनए किस रूप में होगा, आप बोलोगे क्रोमेटिन, और G2 क्रोमेटिन। अब बचा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम सेल के कौन से फेज में होता है? क्रोमोसोम सेल के एम फेज में पाया जाता है। एम फेज मतलब माइटोसिस या मियोसिस, सेल के डिवीजन वाले फेज में। जब सेल्स डिवाइड होती हैं उस टाइम डीएनए इस वाली फॉर्म में आपको मिलेगा, और एम फेज के भी एक्चुअली हाईली कंडेंस्ड फॉर्म डीएनए की या क्रोमोसोम मेटाफेज में मिलता है। एम फेज के मेटाफेज में हाईली कंडेंस्ड, बाकी G1 फेज में क्रोमेटिन, G2 फेज में भी क्रोमेटिन, S फेज में या तो क्रोमेटिन या अगर डीएनए का कॉपी बनना ही होता है तो डीएनए आपको मिलेगा खुले हुए डीएनए के थ्रेड के रूप में। इतना क्लियर है? ये कंडेंसेशन क्लियर है कि पूरा एक लंबा धागा कैसे कंडेंस होके ये वाली शेप ले चुका है, और अब आप इसको जैसे चाहे वैसे रख सकते हो। कोई आपसे पूछे कि आपकी बॉडी में दो तरह की सेल्स हैं, एक तो वो जो डिवाइड कर रही हैं, एक वो जो डिवाइड नहीं कर रही है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है नीट में वाला भी कि डिवाइडिंग सेल्स के अंदर डीएनए की कौन सी फॉर्म मिलती है? तो डिवाइडिंग सेल्स के अंदर मैंने आपको बताया डिवीजन का एक फेज है मेटाफेज, तो कौन सी फॉर्म मिलती है? क्रोमोसोम वाली हाईली कंडेंस्ड फॉर्म मिलती है डीएनए के अंदर, मेटाफेज के अंदर डीएनए की हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंसेशन। ये है पैकेजिंग का प्रोसेस कि डीएनए ने हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड अपने आप को रैप किया और उसको हमने साइज में छोटा करके रख दिया। अच्छा, अभी पैकेजिंग की अगर बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि हम इसको कैसे भी उल्टा सीधा पैक कर देंगे, क्योंकि इसको फिर से यूज़ करना है। जब आपको किसी चीज़ को फिर से यूज़ करना है तो आप ऐसा तो नहीं है उसको कैसे भी पैक करके घुसा देंगे किसी एनवेलप के अंदर। आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर वे में पैक करना है ताकि वो फिर से जाके आगे जब चाहो आप उसे पैकेजिंग खोल के फिर से उसके प्रोसेस कर सको और वापस पैक कर सको। तो पैकेजिंग का मतलब ये नहीं है हमने डीएनए को कैसे भी करके ठूस दिया है न्यूक्लियस के अंदर। नो, वी आर ऑर्गेनाइजिंग डीएनए इन सच अ वे दैट व्हेनेवर वी वांट इट विल बी ओपन एंड इट विल गो थ्रू सो मेनी प्रोसेसेस लाइक रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद ये जो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमोसोम, मैं इधर बना देती हूँ एक बार से क्रोमोसोम को। सपोज कीजिए ये है आपका क्रोमोसोम डीएनए। अब आपको ऐसा दिख रहा है डीएनए, जो डीएनए थ्रेड ऐसा था वो आपको ऐसा दिख रहा है। हमने स्टोन ऑक्टामर्स लगा दिए, H1 लगा दिया, सब लगा दिया, बट क्रोमोसोम के अंदर पैकेजिंग को और ज्यादा अश्योर करने के लिए कुछ और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हमने कहा है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ये क्वेश्चन है, ये भी PYQ है, ये भी PYQ है। देखो क्रोमोसोम वाली स्टेज में और कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो पैकेजिंग को और श्योर कर रहे हैं? तो कौन से प्रोटीन्स हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स क्या इधर यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन वाली स्टेज में होते हैं? नहीं, यहाँ पे सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम वाली स्टेज में होते हैं। अभी थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे ये जो यूक्रोमेटिन है और हेट्रोक्रोमेटिन है इनके बीच में डिफरेंस भी आया हुआ है। ये भी नीट का PYQ है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन आप देख सकते हैं इट इज लेस
पूछे कि इनमें से किसके ऊपर अगर आप कलर करना है तो कौन से के ऊपर ज़्यादा डार्क कलर हो पाएगा, लेस डेंस के या कम डेंस के, बताओ। तो लेस डेंस वाला इट विल बी लाइटली स्टेन्ड। कैसा होगा ये, इसका कलर कैसा रहेगा, लाइटली स्टेन्ड। और मोर डेंस वाला इट विल बी डार्क स्टेन्ड। हेटेरोक्रोमेटिक क्या है, ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म, उसमें जो अगर आप कोई स्टेन डालोगे, कोई कलर डालोगे, वो ज़्यादा अच्छे से रुक पाएगा। और यूक्रोमेटिन क्या है, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो पाया उसका स्ट्रक्चर, उसमें अगर आप कोई भी कलर डालते हो तो वो उसके अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। तो ये डिफरेंस भी आया हुआ है, इट इज़ ऑल्सो अ PYQ ऑफ नीट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन, इसका भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो यूक्रोमेटिन इज लेस डेंस, heterochromatin is more dense, euchromatin is will be lightly stained and heterochromatin will be dark stained। और कोई आपसे पूछे इन दोनों में से आपको अगर डीएनए का कोई प्रोसेस करवाना है, डीएनए को खोलना है, तो कौन सा इजीली हो पाएगा, बताओ मेरे को आप। ये वाला जिसका जो कम डेंस है वो इजीली कोई प्रोसेस कर पाएगा डीएनए का रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन, या हेटेरोक्रोमेटिन कर पाएगा? यस ऑफ कोर्स, यूक्रोमेटिन इज transcriptionally active. Euchromatin is transcriptionally active. और ऑफ कोर्स हेटेरोक्रोमेटिन कंडेंस्ड है ज़्यादा, उसको उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन करना पॉसिबल नहीं है जब तक वो यूक्रोमेटिन की और डीएनए की फॉर्म में वापस ना आ जाए। ठीक है, तो ये था कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, ये था पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कैसे हुआ है, कौन से प्रोटीन्स की हेल्प से हुआ है, और कौन से सेल्स के अंदर था। ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर था जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हमारी सेल, ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, कोई प्लांट सेल, इन सब के अंदर में डीएनए किस तरह से पैक हुआ है हमने वो पढ़ा। इसको समराइज कर देते हैं एक बार। डीएनए नेगेटिवली चार्ज था, उसके ऊपर वो एसिडिक था नेचर में, हमने उसको पैक करने के लिए एक पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन विच इज़ बेसिक इन नेचर वो लिया है साथ में। फिर बताया हिस्टोन्स का नेचर बेसिक क्यों है, बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स विच आर बेसिक इन नेचर, दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन, उसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आया है। उसके बाद कैसे उसके अराउंड रैप हुआ है, कितना बेस पेयर रैप होता है डीएनए का एक हिस्टोन के अराउंड, व्हाट इज अ न्यूक्लियोसोम, व्हाट इज क्रोमेटिन, व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। तो ये सब था पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। बट अभी प्रोकैरियोट्स का बाकी है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स कैसे हो देखते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है, बट फिर भी डीएनए ऐसा नहीं है कि पूरी सेल के अंदर फैला हुआ है, फिर भी ऐसा नहीं है कि डीएनए पूरी सेल के अंदर फैला हुआ है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरियल सेल, ये आपकी एक बैक्टीरियल सेल है। जब आप इसके डीएनए को देख रहे हो तो वो ऐसे स्प्रेड नहीं बना हुआ है इसके अंदर बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, बट उसने लूप्स बनाए हुए हैं। उसने बैक्टीरियल सेल के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी डीएनए ने ऐसे कर लिया, ऐसे लूप्स बनाए हुए हैं, ऐसे पड़ा हुआ है। और बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए जो इस तरह से पड़ा हुआ है उसको आप कहते हो न्यूक्लियोइड। क्या कहते हो, न्यूक्लियोइड। तो ये किसकी वजह से है, ये क्यों ऐसे एक जगह पे इकट्ठा हुआ है, क्योंकि इसको भी इकट्ठा करने के लिए हमने इसके ऑपोजिट कुछ यहाँ पे भी लगाया हुआ है। क्या है, इसके पास भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं जिन्होंने इसको ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर्स में बांधा हुआ है। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स and negatively charged DNA, they are forming nucleoid in a prokaryotic cell, in a bacterial cell। यूकैरियोटिक में तो हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स है पैकेजिंग, बट प्रोकैरियोटिक में इजी है क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं, उसके अंदर तो फिट नहीं करना है, बट स्टिल बैक्टीरियल सेल इज ऑल्सो। सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं बैक्टीरिया का, मैंने एक एग्जांपल लिया इकोलाई, एक एग्जांपल लिया है इकोलाई। इसके अंदर अगर मैं सेल के साइज की बात करूँ तो 2 to 5 माइक्रोमीटर है सिर्फ सेल का साइज, 2 to 5 माइक्रोमीटर। और अगर इसके डीएनए की लेंथ की बात करूं तो इसके डीएनए की लेंथ कुछ है मिलीमीटर्स में। तो माइक्रोमीटर और मिलीमीटर का डिफरेंस तो है हर हाल में, मिलीमीटर तो माइक्रोमीटर से स्टिल काफी बड़ा है। तो डीएनए इसका भी एक छोटे साइज के अंदर ही पैक हुआ है, बट उतना नहीं जितना यूकैरियोटिक सेल्स में, और उतना नहीं कॉम्प्लेक्स है जितना यूकैरियोटिक सेल्स में। सिंपल वाला है
डीएनए ने अपने आप को लूप्स बनाए हुए हैं अराउंड दी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसमें 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे बेस्ड एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आया हुआ है। लिखते हैं उस क्वेश्चन को। असर्शन क्या है? असर्शन है पॉजिटिवली चार्ज DNA is wrapped around negatively charged protein। रीजन लिख लेते हैं क्या है? DNA is not spread throughout this cell। 2023 का है, तो बताओ आप मेरे को असर्शन रीजन में कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, और या ट्रू है तो एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, बताओ बताओ मैम। बिल्कुल सही, डीएनए तो पॉजिटिवली चार्ज है ही नहीं, डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज है, तो हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। इस केस में आंसर क्या बनता है? आंसर इज सी। क्या होता है असर्शन रीजन का? सी वाला ऑप्शन के द असर्शन इज फॉल्स एंड द रीजन इज ट्रू। तो ये क्वेश्चन था इस पे बेस्ड 2023 में। और पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स में से कई सारे क्वेश्चंस बनते, बहुत हर लाइन में क्वेश्चन। ये चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका वेटेज हाईएस्ट है। ये पूरी यूनिट जिससे बिलोंग करता है जेनेटिक्स यूनिट, वो पूरा हाईएस्ट वेटेज लिए हुए। सिंगल यूनिट के नीट में नियर अबाउट 16 क्वेश्चंस हैं। इनहेरिटेंस चैप्टर, सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देन इवोल्यूशन। 16 क्वेश्चंस आए हुए हैं 2024 में फ्रॉम सिंगल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 6 to 7 questions are there. The first chapter, the principles of inheritance and variation, 6 to 7 questions are there, and evolution 3 questions are there. Extremely important chapter है and highly conceptual chapter है, कुछ आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। ओके, एंड करते हैं। थैंक यू।